माई सेल्फ सुधा सिंह। मैं यूएस एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट राजपुर कैंपियनगंज में हिंदी की अध्यापिका हूँ। आज मैं क्लास 5th और 7th को हिंदी वर्णमाला पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले पाठ में हमने भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा था। व्याकरण के 3 भाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। उसी में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण विचार। भाषा सार्थक वाक्यों की व्यवस्था है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए वर्णों की जानकारी आवश्यक होती है। बिना वर्ण के सीखे हम किसी भी भाषा को अच्छी तरह से सीख नहीं सकते, चाहे वह हिंदी हो या अंग्रेजी। भाषा सार्थक वाक्यों की व्यवस्था है। वाक्य सार्थक पदों की व्यवस्था है। पद मतलब होता है शब्द। हमेशा सार्थक शब्दों की ही रचना की जाती है, निरर्थक शब्दों की नहीं। तथा सार्थक शब्द ध्वनियों या अक्षरों की व्यवस्था है और सार्थक शब्द वर्णों से ही बनते हैं। कथित भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है। कथित मतलब मौखिक भाषा में सिर्फ ध्वनि का प्रयोग होता है, परंतु लिखित भाषा में अक्षरों और वर्णों का प्रयोग होता है। मूल ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। जो ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है, उन्हीं चिन्हों को चिन्हित करने वाले को हम वर्ण कहते हैं। रचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की सबसे इकाई होती है। वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जिसकी परिभाषा, वर्ण की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं: वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके, वर्ण कहलाती है। जिस रूप से हम वर्ण को लिख देते हैं, उसे अक्षर कहा जाता है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, जैसे अ, ए, प, न, ग आदि। अक्षरों के योग से ही, मतलब अक्षरों को जोड़ने से ही शब्द बनते हैं। जैसे भारत शब्द है, अगर इसको हम विच्छेद करते हैं तो होता है भ नीचे हलंत प्लस आ प्लस र नीचे हलंत प्लस अ प्लस त नीचे हलंत प्लस अ। तो ये बना हमारा 6 वर्णों के संयोग से बना शब्द भारत। इसी तरह दूसरा शब्द है परिधान। प धन अ धन र धन ई धन ध धन आ धन न धन अ। ये परिधान शब्द बना 8 वर्णों के योग से। इसी तरह हम वर्णों के संयोग से शब्दों की रचना करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी एक चीज से माला नहीं तैयार होती है। जैसे फूलों की माला हम बनाते हैं तो कई फूलों को जब हम एक धागे में पिरोते हैं तो वह फूलों की माला बनती है। उसी तरह वर्णमाला भी वर्णों के समूह से बनती है, जिसकी परिभाषा हम इस तरह दे सकते हैं: वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण हैं, जिनका प्रयोग देवनागरी लिपि में किया जाता है। हिंदी की वर्णमाला है जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह, क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ,
म। फिर उसके बाद आता है य, र, ल, व, श, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, श्र, ड और ढ। टोटल हो गए 52। अब इसको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। वर्णों के भेद। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद किए गए हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। सबसे पहले हम लेते हैं स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण के समय बिना किसी रुकावट के मुख से हवा निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। अर्थात स्वरों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं। अ, आ, इ, उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर हिंदी में हैं। फिर स्वर के भी दो भेद होते हैं। नहीं, सब अब उसके पहले हम पढ़ेंगे अंग और अह। स्वर में ही आता है, स्वर अंग और अह स्वर में आता है, लेकिन इसको स्वर या व्यंजन किसी में गिना नहीं जाता है। ये दोनों अयोगवाह कहलाते हैं। ये न स्वर में आते हैं न व्यंजन में आते हैं। अंग स्वर के ऊपर लगाया जाता है और अह स्वर के आगे अर्थात विसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। अंग और अह ये दोनों अयोगवाह हैं। ये न स्वर में आते हैं न व्यंजन में आते हैं। और स्वरों का प्रयोग हम मात्राओं के रूप में करते हैं, जो इस पे सामने दिखाई दे रहा है। अब आता है स्वरों के भेद। स्वरों के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। सबसे पहले हम लेते हैं ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर के 4 होते हैं, अ, इ, उ, री। इन चारों स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगा है, इसीलिए जिसका उच्चारण धीरे से किया जाए उसे ही कहते हैं ह्रस्व स्वर। अब आता है दूसरा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण की अपेक्षा अधिक समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा काल का समय लगता है और इन्हें थोड़ा खींचकर बोला जाता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं, आ, इ, उ, ए, ओ, औ, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। ये संख्या में कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब तीसरा आता है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है, अर्थात 3 मात्रा का समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसको हम ज़्यादा खींचकर जोर से बोलते हैं, इसीलिए इसको लिखते समय उस स्वर के आगे 3 का चिन्ह अंकित कर दिया जाता है, जिसका आशय होता है तिगुना समय, जैसे ओम। यह इसका प्रयोग हम ज़्यादातर किसी को बुलाने के लिए ही करते हैं और ज़्यादा प्रयोग इसका कहीं नहीं होता है। इसके बाद है अनुनासिक और अनुस्वार। अनुनासिक जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है वे अनुनासिक कहलाते हैं। जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है वे अनुनासिक कहलाते हैं। इसका चिन्ह
चंद्रबिंदु हैं, जैसे कुआं, आंवला, गांव, चांद आदि। अनुस्वार जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण अधिक जोर से होता है, उसके ऊपर केवल अंग लगाया जाता है, जैसे ऐसे स्वर अनुस्वार कहे जाते हैं, जैसे अंडा, गंदा, चंचल, बंदर आदि। अब अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर देखते हैं। अनुस्वार में हवा नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अनुस्वार में हवा नाक से निकलती है और अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। यही दोनों का अंतर होता है। ये हुआ हमारा पूरा स्वर। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं तथा जिनका उच्चारण करने के लिए हवा को मुंह में अलग अलग स्थानों से रुकना पड़े, वे व्यंजन कहलाते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन में के भी कई भाग होते हैं। सबसे पहले क वर्ग से लेकर व्यंजन में पहला वर्ण जो होता है उससे वर्ग का उच्चारण किया, जैसे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, इस तरह से वो वर्ग बनता चला जाता है। तो क वर्ग से लेकर के म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। क से म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। पांच वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये पांच वर्ग हो गए। पहले अक्षर से वर्ग का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद आता है आपका य, र, ल, व। ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। फिर आता है स, श, श, ह। ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। फिर चौथा है ड और ढ, जिसको अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं और निम्न बिंदु भी कहते हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क, च, ज, जैसे मक्का, बच्चा, सज्जा, ये सब द्वितीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसको अलग अलग करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं स्पर्श व्यंजन। क से लेकर म तक 25 वर्ण जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जिनकी संख्या होती है 25। इन वर्णों के उच्चारण के समय श्वास वायु उच्चारण स्थान विशेष को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। फिर दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। ये व्यंजन स्वरों और व्यंजनों के मध्य में स्थित हैं, अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये केवल संख्या में 4 होते हैं, य, र, ल, व। तीसरा हम लेते हैं ऊष्म व्यंजन। ये भी 4 हैं, श, श, स, ह। फिर चौथा आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन से तात्पर्य होता है दो व्यंजनों के परस्पर संयोग से मिलकर बना हुआ व्यंजन। दो भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग से संयुक्त व्यंजन बनता है। ये मुख्य रूप से 4 होते हैं। अब हम देखते हैं किस किस वर्णों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे सबसे पहला है छ।
ये बनता है क और श से। क और श को मिला के छ बनता है। त्र, त और र को मिला के त्र बनता है। ज्ञ, ज और ञ को मिला के ज्ञ बनता है। श और र को मिला के श्र बनता है। ये होते हैं हमारे 4 संयुक्त व्यंजन। अब हम व्यंजनों के उच्चारण स्थान को पढ़ेंगे। उच्चारण के आधार पे व्यंजनों के निम्नलिखित 2 भेद किए गए हैं, जिसका आधार श्वास वायु को की मात्रा है, अर्थात मतलब उसके उच्चारण में सांस हमारी, जैसे हम लोग ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में 1 मात्रा और 2 मात्रा को निर्धारित करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे व्यंजन के उच्चारण में भी हम सांस की मात्रा को निर्धारित करते हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा कम होकर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। सभी वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण तथा य, र, ल, व अल्प प्राण कहलाते हैं। पहला, तीसरा और 5वां वर्ण वर्ग का, जैसे क वर्ग का हुआ, पहला अक्षर क्या होगा? क होगा। तीसरा अक्षर क्या होगा? ग होगा। और 5वां वर्ण क्या होगा? अंगा। क, ख, ग, घ अंगा होता है ना, तो पहला हो गया क, तीसरा हो गया ग और चौथा और 5वां हो गया और अंगा। तो ये तीनों वर्ण क्या हो गए? अल्प प्राण हो गए। और इसी के साथ इसमें उष्म व्यंजन जो है य, र, ल, व, अरे अंतस्थ व्यंजन, उष्म नहीं, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत ही आते हैं, जिसके उच्चारण में कम सांस की जरूरत होती है, श्वास वायु कम मात्रा में निकलती है। फिर दूसरा है महाप्राण। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अधिक मात्रा में और अधिक वेग से, मतलब तीव्रता से बाहर निकलती है और ह ध्वनि का जैसे सुनाई देता है, उसे हम महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और उसी के साथ उष्म व्यंजन श, श, स, ह महाप्राण कहलाते हैं। अब हम ढ और ढ का प्रयोग भी देखेंगे, जिसे हम निम्न बिंदु या अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। ड और ढ का प्रयोग शब्द के बीच में किया जाता है। इन वर्णों से शब्द की शुरुआत नहीं की जाती है, जैसे लड़का, कढ़ाई, लड़की, सड़क, पढ़ाई, लड़ाई आदि। कभी भी इन वर्णों से शब्द की शुरुआत नहीं होती है, ये हमेशा शब्द के बीच में ही प्रयोग किए जाते हैं।